हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम को कैसे समझा जाता है, कैसे उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है जिससे कि सिलेबस को समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में हम GS1 और GS2 दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ टॉपिक्स लेकर मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे सिलेबस को तोड़ सकते हो और सिलेबस को बेहतरी से समझ सकते हो। इसके साथ सिलेबस को कैसे आपको PYQs या करंट अफेयर एवं स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं ना। टॉपिक का नाम है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ठीक है। और कला के रूप, कला के कितने कितने रूप है, कितने टाइप की कलाएं हैं, वो साथ में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। तो हमको पूछा क्या पूछा गया है। सबसे पहले कला के विभिन्न रूप के बारे में, इसके बाद साहित्य, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने पूछा गया वास्तुकला। तो ये इनके बारे में पूछा गया है। अच्छा, किस काल तक दे रखा है? प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल, क्योंकि तीनों कालों के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, अब आप इसको हम तोड़ते हैं ना। इसको हमने तोड़ा तो हमारे पास ये 6 कीवर्ड निकल के आ गए। अब इन कीवर्ड्स को लिंकिंग करो। जैसे कला का विकास प्राचीन काल में कैसे हुआ, कला का विकास मध्यकाल में कैसे हुआ, कला का विकास आधुनिक काल में कैसे हुआ, तो वो हमको इस सिलेबस में ये मेंशन्ड है। अब कला को भी आप तोड़ो। कला को कैसे तोड़ोगे भाई? कला के भी डिफरेंट टाइप के रूप होते हैं, है ना। कुछ तो हमें दिखते हैं जिसको हम टेंजिबल कहते हैं और जिसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं। अब टेंजिबल में भी अगर आप देखोगे तो विभिन्न तरीके की मृद भांड की कला होती है, बर्तनों की कला होती है, या कोई स्कल्पचर बनाना हो गया, या कोई मूर्ति कला हो गई। तो ये सब किस में आ गए? कला के टेंजिबल फॉर्म में। अच्छा, कुछ इंटेंजिबल फॉर्म में भी आएंगे, जैसे कि नृत्य कला, जैसे कि संगीतों की कला, और अगर आप देखोगे तो विभिन्न तरीके के मार्शल आर्ट्स हैं, तो वो सब किस में आ गया? इंटेंजिबल में। तो आपको ये जितने भी मैंने अभी जो इसके कला के पार्ट्स बोले हैं, उन कला के पार्ट्स का डेवलपमेंट प्राचीन काल में कैसे हुआ, उन कला का डेवलपमेंट मध्यकाल में कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट आधुनिक काल में कैसे हुआ, तो यही यहाँ से टॉपिक्स निकल के आएंगे। उसी हिसाब से साहित्य का विकास प्राचीन काल में कैसे हुआ, साहित्य का विकास मध्यकाल में कैसे हुआ, मध्यकाल में कौन कौन से वंशों ने साहित्य परंपरा को बढ़ावा दिया, जैसे कि सल्तनत काल में, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ मुगल पीरियड, जो कि स्वर्णिम काल माना जाता है मध्यकाल का, तो मुगलों ने कैसे साहित्य पर जोर दिया, अकबर के उसमें क्या क्या योगदान हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर आप आधुनिक काल से भी लिंक कर सकते हो। आधुनिक साहित्य कैसे जो प्राचीन साहित्य हैं उनसे अलग हैं, कौन कौन से फॉर्मेट में लिखे गए हैं, तो बेसिकली ये सब पता होना चाहिए। और इसी के बारे में अगर मैं वास्तुकला की बात करूँ तो प्राचीन काल में वास्तुकला कैसी थी? जैसे कि प्राचीन काल में आप देखोगे तो रॉक कट माउंटेन्स वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। इसके बाद अगर आप आओगे प्राचीन काल के मध्य में, तो आपको हड़प्पा संस्कृति में आपको आर्किटेक्चर देखेगा, जैसे कि विभिन्न तरीके के स्नानागार, सामूहिक सभागार, है ना। तो वो शहरीकरण का प्रथम स्टेज भी माना जाता है उसको। फिर आप आओगे कि मौर्य काल में आओगे तो आप देखोगे कि आपको विभिन्न तरीके के स्तूप दिखाई देंगे, विभिन्न तरीके के चैत्य दिखाई देंगे, विहार दिखाई देंगे। फिर आप मौर्य काल के अगर आप बाद आओगे तो गुप्त काल में आपको देखने को क्या मिलता है? मंदिरों की चित्रकलाएं, है ना। तो बेसिकली ये सब किस में आ जाएगा? ये सब प्राचीन काल में आ जाएगा, और वो भी वास्तुकला के हिस्से में आएगा। तो मौर्य काल के भी अगर आप गुप्त काल के अगर हम बाद में बात करोगे तो मंदिरों की विभिन्न तरीके की श्रेणियाँ विकसित हुई हैं, नागर शैली, बेसर शैली, है ना, द्रविड़ शैली। तो ये सब प्राचीन काल में आ जाएगा। तो वहीं अगर मध्यकाल में देखोगे तो विभिन्न तरीके की मस्जिदों का निर्माण हुआ है, विभिन्न तरीके की मीनारें, जैसे कि कुतुब मीनार, विभिन्न तरीके के दरवाजे, अलई दरवाजा, है ना। तो विभिन्न तरीके के शासकों ने इसमें योगदान दिया है वास्तुकला में। तो वहीं अगर आधुनिक काल की अगर आप बात करोगे तो आधुनिक काल में वास्तुकला ने कैसे अपने आप को मॉडिफाई किया है, कौन कौन से चेंजेस आए हैं। तो जैसे आधुनिक काल में भी आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है ना। विभिन्न तरीके की संसद की बिल्डिंग बनाई गई है, आपको पता ही होगा। जो भारत का जो पहले वाला पार्लियामेंट था वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। सुप्रीम कोर्ट वाले जो अपने आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, तो वो सब बेसिकली वास्तुकला के ही उदाहरण है, आधुनिक वास्तुकला के।
तो आपको सिलेबस को ऐसे तोड़ना है कि आप एक एक चीज़ जो है उसके पार्ट्स, उसके फिर सब पार्ट्स क्या होने चाहिए, फिर उन सब पार्ट्स के भी पार्ट्स क्या होने चाहिए, तो आपको उस हिसाब से सिलेबस को तोड़ना है और उसी हिसाब से आपको सिलेबस को समझना है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो भी कीवर्ड मेंशन्ड है उन कीवर्ड्स को एक साइड लिख लिया, फिर उन कीवर्ड्स को उनका हम टेम्पोरल एनालिसिस कर रहे हैं। इस जो एनालिसिस है समय के अनुसार एनालिसिस कर रहे हैं, टेम्पोरल एनालिसिस। फिर उसके बाद में भी हमने कला, साहित्य और वास्तुकला को भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा। जैसे साहित्य है तो साहित्य में भी कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, किन किन धर्मों द्वारा ग्रंथों में योगदान दिया गया है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इसके अलावा इस्लामिक जो साहित्य है वो भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो साहित्य को भी आपने डिफरेंट कृतियों में विभाजित कर दिया। इसके अलावा आप देखोगे तो विभिन्न तरीके के कवि हैं, कालिदास है ना, तो उन्होंने भी कई तरीके की रचनाएं की है। तो बेसिकली ये सब इसके पार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अपन दूसरा टॉपिक लेके भी मैं आपको GS 1 में समझाता हूँ। तो ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया और दूसरा हम टॉपिक लेते हैं। दूसरा है, देखो दूसरे टॉपिक में इतना कुछ मेंशन्ड नहीं है। दूसरा अगर आप देखोगे तो भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। पहले तो चलो कला, वास्तुकला, साहित्य ये सब मेंशन्ड था, पर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें मेंशन्ड है, एक तो भारतीय समाज और एक भूमंडलीकरण। तो बेसिकली आपको इनमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण क्या है इसका बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए ना, इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। इसके बाद भूमंडलीकरण का प्रभाव भारतीय समाज, अभी भारतीय समाज लिख रखा है तो भारतीय समाज पर कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय समाज है क्या। भारतीय समाज की ऐसी कौन कौन सी पुरानी विशेषताएं हैं जो भूमंडलीकरण के कारण प्रभावित हो रही है, या मैं यूँ कहूँ कि भारतीय समाज के क्या क्या अंग हैं। अगर मैं भारतीय समाज के अंग के बारे में बात करूँ तो भारतीय समाज में महिलाएं हैं, ठीक है, इसके अलावा युवा है, बच्चे हैं, इसके अलावा जो है ट्रांसजेंडर है, इसके और अब मैं बात करूँ तो वृद्ध भी इसका पार्ट हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा भारतीय समाज, कम्युनिटी एज ए होल, ये तो हमने कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया, और कम्युनिटी एज ए होल भी भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, अब भूमंडलीकरण का प्रभाव तो इन सब पर पड़ रहा है, पर वो प्रभाव कैसे पड़ रहा है भाई। प्रभाव कुछ सकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। तो ये जो डायमेंशन है ये सब पता होना चाहिए। सबसे पहले भूमंडलीकरण क्या है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव का अगर अध्ययन करना है तो भारतीय समाज के अंग पता होने चाहिए। महिलाएं हैं, युवा है, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर, वृद्ध, समाज एज ए होल। अब इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है महिलाओं पर क्या पड़ा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि जो महिला वर्ग है उन पर भूमंडलीकरण का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। कुछ सकारात्मक प्रभाव हो सकता है जैसे कि जागरूकता वगैरह बढ़ रही है, इसके अलावा कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा GS 1 में आपको टॉपिक्स का ऐसे एनालिसिस करना है। अब चलते हैं GS 2 पर। एक बार GS 2 के बारे में भी हम थोड़ी नज़र मार लेते हैं। देखो GS 2 में भी ये कुछ हमारे सब्जेक्ट मेंशन्ड है, जैसे कि शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इनमें भी हम कुछ टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसके बारे में बात करते हैं, है ना, कि संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ। देखो ये ओपन एंडेड टॉपिक है ना, इसमें जो है हमको ही डायमेंशन खोलनी होगी, और जब तक आप खुद डायमेंशन नहीं खोलोगे तब तक आप टॉपिक के बारे में पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। तो चलिए इस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ। सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है कि संघीय ढांचा है क्या, है ना। तो संघीय ढांचा क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है, इसके अलावा इनसे संबंधित कौन कौन से विषय हैं और चुनौतियां हैं, ठीक है। अब
यहाँ पे हमको विषय भी बताने हैं और चुनौतियाँ भी बतानी है। तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय के बारे में बात करते हैं। तो प्रकार क्या क्या है कि भाई कि सममित संघवाद क्या है, इसके अलावा असममित संघवाद क्या है, इसके अलावा जो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद है वो क्या है, कोलैबोरेटिव है ना, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से अब हम कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो कितने टाइप के हैं, इसके अलावा कौन कौन से और सब्जेक्ट्स हैं, या और कौन कौन सी, अगर मैं चुनौतियों के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो चुनौतियाँ भी बहुत सारी है। जैसे कि राज्यपाल को लेकर कुछ चुनौतियाँ समझ में हमारे सामने आती हैं। तो राज्यपाल का जो ऑफिस है वो कैसे संघीय ढांचे को संजो के रख रखा है या संघीय ढांचे के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहा है, ये इसका एनालिसिस हो सकता है। या अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 356 का जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है, इसके समक्ष भी संघीय ढांचे के समक्ष चुनौतियाँ विद्यमान आती हैं, है ना। और भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि डिफरेंट लेवल पर भी हम देख सकते हैं सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो वित्तीय संबंध हैं वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं, वित्तीय संबंध। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उन्होंने क्या क्या बोला है इन वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए, तो ये भी अनुशंसा में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा इन सबको हल करने के लिए कौन कौन से हमारे पास जो यूँ कह सकते हैं कि बॉडीज़, ठीक है, एक बॉडीज़ वाला एंगल यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि बॉडीज़ का काम क्या होता है, ये जो भी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका रिजोल्व करने के लिए। तो बॉडीज़ के बारे में बात करूँ तो एक तो इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, या हमारे जो भी क्षेत्रीय परिषदें हैं जिसको हम जोनल काउंसिल भी कहते हैं वो हो गए। इसके अलावा और भी अगर मैं बॉडीज़ एंड कमीशन के बारे में बात करूँ तो जैसे सरकारी आयोग ने संघीय ढांचा को संजोए रखने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा पूंछी आयोग ने कुछ बोला है, राजबन्नार आयोग ने बोला है, सेकंड ARC ने बोला है। तो ये सब उनकी अनुशंसाएँ हैं, ताकि क्योंकि चैलेंजेस तो हमारे सामने हैं ही है, और फिर बाद में अगर हमने बॉडीज़ की रिकमेंडेशन अगर लिख दी तो वो बेसिकली वे फॉरवर्ड हो गया, तो हमारे क्वेश्चन के भी सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो हमारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो कि यहाँ से अराइज हो रहे हैं इस टॉपिक से, वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफिस ऑफ राज्यपाल है, गवर्नर का है, 356 है, सेंटर एंड स्टेट के बीच में और कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो और ये जो बाधाएं हैं साथ में कुछ वित्तीय हो सकती है, कुछ प्रशासनिक हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक भी बाधाएं या चुनौतियाँ हो सकती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनको आप करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हो, करंट अफेयर से। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्टिकल 370 है ना, आर्टिकल 370 क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान करता है। तो वो कैसे संघीय ढांचे के समक्ष कुछ चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है, या इसको हम एक तरीके से आगे वाला संघवाद यानी कि कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के तौर पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर को हमने यूटी बनाया, तो ये सब क्या है, बेसिकली ये सब आपने जो आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन था उसको आपने करंट अफेयर से लिंक कर दिया। अगर कहीं पे आर्टिकल 356 का यूज़ हुआ हो, कहीं पे राष्ट्रपति शासन का यूज़ हुआ हो, तो उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली अगर इसको मैं बाइफरगेट करूँ तो ये कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे ये देखो, ये एक IR का अपन ले लेते हैं। IR में देखो भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, बस ओपन एंडेड टॉपिक है, क्योंकि अगर मान लो टॉपिक जितना बड़ा होगा, जितने डायमेंशंस अगर क्वेश्चन में खोल के रख दिए जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब ये एक ओपन एंडेड टॉपिक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। इसके अलावा इनके पड़ोसी, अब इनके पड़ोसी कौन से हैं, कुछ निकट वाले हो सकते हैं और कुछ थोड़े से दूर हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से दूर, या यूँ कह सकते हैं कि जो निकट वाले पड़ोसी हैं उन्हीं के जो पास वाले हैं उसको हम थोड़े से दूर में ले सकते हैं। अच्छा, निकट वाले कौन कौन से हैं, जिनके साथ भारत जो है वो अपनी भूमि साझा करता है या अपनी जो समुद्री सीमा है वो साझा करता है, जैसे कि श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, और सबसे बड़ा जो भारत को अभी चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, चाइना हो सकता है, इसके अलावा म्यांमार हो सकता है, इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ भी भारत की बॉर्डर लगती है, तो अफगानिस्तान इसमें हो सकता है। इसके अलावा भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं ना, भूटान और नेपाल, तो ये भारत के कोर पड़ोसी देश हैं ना। अगर मैं कोर में अगर बात करूँ तो कोर में ये आ जाएंगे। इसके अलावा अगर थोड़े से दूर की अगर मैं बात करूँ तो ईरान, इसके अलावा मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम आसियान भी कहते हैं ना, तो ये सब कंट्रीज
आ जाएंगे। तो भारत के जो है एक तो इनके साथ संबंध कैसे हैं, इनके साथ संबंध, इसके अलावा भारत के इनके साथ संबंध कैसे हैं, तो इन्हीं के बारे में एनालिसिस करना है। इसके अलावा इनके भी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अब आप पढ़ो संबंधों के डायमेंशन, आप सोचो कि संबंधों के डायमेंशन क्या हो सकते हैं। सांस्कृतिक हो सकता है, सांस्कृतिक डायमेंशन, ठीक है, राजनीतिक हो सकता है, प्रशासनिक राजनीतिक संबंध हो सकता है, प्रशासनिक संबंध हो सकता है। इसके अलावा कुछ कूटनीतिक संबंध हो सकता है, डिप्लोमेटिक, ठीक है, कूटनीतिक संबंध हो सकता है। और अगर सोचोगे तो आप सैन्य संबंध हो सकता है, कुछ वित्तीय हो सकता है, ठीक है, कुछ सामरिक हो सकता है ना, सामरिक के साथ वित्तीय भी हो सकते हैं ना। तो ये सब बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के संबंध हैं। तो ये जो संबंध है वो इन पड़ोसी देशों के साथ में कैसे हैं, और उनके पास में जो कुछ थोड़े से दूर वाले देश हैं इनके साथ में कैसे हैं, सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक, प्रशासनिक, इसके अलावा कूटनीतिक, सैन्य, वित्तीय, सामरिक, है ना। तो इन सब डायमेंशन पे हमको पता होना चाहिए। इसी के साथ में इनके भी 2 डायमेंशन ले सकते हो, हर एक संबंध के भी आप 2 डायमेंशन लोगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा चैलेंजेस क्या क्या है। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हो सकता है कि भारत के संबंध श्रीलंका से कूटनीतिक स्तर पर कैसे हैं, इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि कूटनीतिक संबंध पर भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या जो है वो कूटनीतिक संबंध या कूटनीतिक तौर पर क्या क्या मजबूत संबंध है, इसके अलावा कौन कौन से संबंधों या कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर चुनौतियाँ डेवलप हो रही हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इस लेवल पर आपको सिलेबस को तोड़ना है, ठीक है। तो हो भी सकता, और भी GS1 और GS2 के कई ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको तोड़ने या जिनको बाइफरकेट करने में आपको समस्या आ सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स का जिक्र कर देना एक बार, ताकि जितना हो सकेगा हम उस पर अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।